जन्म हमें कई कई बार, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल। हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मैं हूँ स्वाति, हाजिर हूँ आप सबके सामने। इस शो में बातें होंगी लेजेंड्स की, गोल्डन एरा ऑफ इंडियन सिनेमा की, उस दौर के सितारों की, उनके कहे, अनकहे, अनसुने किस्सों की। वो किस्से जो कानों से सीधे दिल में दस्तक दे जाते हैं और हमें खींच कर ले जाते हैं दूर किसी दुनिया में। और आज हम बात करेंगे सबके दिल अजीज, इंडस्ट्री में कुछ 5 दशकों तक राज करने वाले, एवरग्रीन, फॉरएवर यंग, एनर्जेटिक, मोस्ट हैंडसम, मोस्ट चार्मिंग, मोस्ट अट्रैक्टिव, अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, लेजेंड, एक्टर, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर धर्मदेव पेशोरीमल आनंद, यानी कि देव आनंद साहब की। उनके किस्से जानेंगे, उनसे जुड़ी कुछ खास बातें जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ फिल्म जोन के इस नए सीरीज गोल्डन एरा ऑफ सिनेमा विद स्वाति में। खोखियों में खोला जाए फूलों का शबा, हो खोया खोया जा। देव साहब का जन्म हुआ था 26 सितंबर 1927 को गुरदासपुर में। देव साहब से किसी ने पूछा, आपको किसी ने बचपन में बताया था कि आप एक दिन बहुत अच्छे एक्टर बनेंगे? आपने कैसे जाना और कब जाना कि आपको इस इंडस्ट्री में आना चाहिए? तो इस पर देव साहब ने एक किस्सा सुनाया। हुआ कुछ यूं था कि देव साहब की माताजी काफी बीमार रहा करती थी और देव अपनी माँ के बहुत करीब थे। वो उनकी बहुत देखभाल किया करते थे और उन्हें अपनी माताजी की दवा लेने के लिए गुरदासपुर से अमृतसर जाना पड़ता था। और एक बार देव साहब को बहुत गर्मी यानी जून के महीने में दवा लेने के लिए अमृतसर जाना पड़ गया। पास में ही एक शरबत की दुकान थी। देव साहब वहां पहुंच गए। उन्होंने उससे बादाम का शरबत मांगा। दुकान वाले ने शरबत उनको दे दिया और अचानक ही उसकी नजरें देव साहब पर टिक गईं। थोड़ी देर रुककर उसने कहा कि सुन पुत्र, एक गल दसा मैं तेनू, तेरे माथे ते सूरज हैगा, तू एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा, मेरी बात लिख कर रख ले। देव साहब कहते हैं कि तब तो मैंने ध्यान नहीं दिया था इस बात पर, लेकिन आज जब मैंने अपनी लाइफ में कुछ कर लिया है, मैं कहीं पर कुछ बन गया हूँ, तब मुझे उस इंसान की बात आज भी याद रहती है। वो वाकई कोई एस्ट्रोलॉजर रहा होगा। कांची रे प्रीत मेरी सांची रे, मेरे सपने अब एक रंग। इसके अलावा किस चीज ने उन्हें प्रेरणा दी कि उन्हें इस इंडस्ट्री में आना चाहिए? वेल, इससे भी एक और इंटरेस्टिंग किस्सा जुड़ा हुआ है। जब देव साहब से किसी ने पूछा एक बार कि अच्छा देव साहब, आपको कैसे लगा कि आपको इस इंडस्ट्री में आना चाहिए? किस चीज ने आपको पोक किया कि हाँ आप हीरो बन सकते हैं? किसने प्रेरित किया आपको? क्या आप बता सकते हैं? तो हंसते हुए एक बार वो बोले, आहा, शायद मैंने अपना चेहरा शीशे में देख लिया था। एक्चुअली मुझे लगा था कि आई कैन बिकम एन एक्टर। मैं शुरू से ही बहुत कॉन्फिडेंट रहा हूँ, मैं बहुत प्रेजेंटेबल रहा हूँ, और हाँ, स्कूल के दिनों में लड़कियां मुझे काफी फॉलो करती थी, मैं काफी पॉपुलर भी हुआ करता था। खैर, देव साहब 1943 में कुछ 30 रुपए लेकर मुंबई आ गए और तब शुरुआत हुई उनके द लेजेंड देव साहब बनने की। देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना रे यार, मेरी तुम भी हो गजब, घूंघट तो जरा ओढ़ो। 2 साल तक उन्होंने कुछ स्ट्रगल किया। इसी दौरान वो रहने लगे अपने बड़े भाई चेतन आनंद जी के साथ, जो कि उस समय इप्टा से जुड़े हुए थे। और वहां पर उनकी मुलाकात हुई बड़े भाई के एक दोस्त राजा रॉय साहब से, और उनसे भी इनकी दोस्ती हो गई। हुआ यूं कि राजा रॉय साहब जिस बिल्डिंग में रहा करते थे, उसी बिल्डिंग में उस दौर के जाने माने अभिनेता मोतीलाल जी भी रहा करते थे। अब एक बार उन्होंने राजा रॉय साहब से कहा कि यार एक काम करो, बस मेरी मुलाकात करवा दो किसी तरीके से मोतीलाल जी से। बातें चली, उन्होंने भी कहा कि ठीक है, देखते हैं क्या कर सकते हैं।
और एक दिन सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग राजा रॉय साहब जी आए और उन्होंने देव से उठने के लिए कहा। अरे देव, तुम अभी तक सो ही रहे हो, जल्दी उठो, तुम्हें आज मोतीलाल जी से मिलवाना है मुझे। ये सुनकर देव साहब उठ खड़े हुए और जैसे कपड़े उन्होंने पहने हुए थे वैसे ही कपड़े पहनकर वो मोतीलाल जी से मिलने चले गए। मोतीलाल जी से मिलने पर उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया तो मोतीलाल जी ने उनसे सवाल किया, क्या करने आए हो तुम यहाँ पर? तो देवानंद साहब हाजिर जवाब तो थे ही। उन्होंने फट से जवाब दिया, सर वही करने आया हूँ जो आप दिल्ली से करने आए हैं। ये सुनकर मोतीलाल जी थोड़े मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, अच्छा, हीरो बनने आए हो? जी हाँ, बिल्कुल हीरो बनने ही आया हूँ, बिल्कुल आप ही की तरह। अब ये सुनकर मोतीलाल जी थोड़ी देर के लिए शांत हो गए और फिर बोले, मेरी तरह क्यों, मुझसे बेहतर क्यों नहीं? अब ये बात देवानंद साहब को पिंच कर गई। खैर, मोतीलाल जी ने ऐसा कहकर अपने ड्राइवर को बुलाया, अपनी गाड़ी में बैठे और वहां से चल दिए। अब देव साहब उनको गाड़ी में बैठता देख और ऐसे जाता देख अपने मन में सोचने लगे कि एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा जब मैं भी ऐसी ही गाड़ी में बैठकर जाऊंगा शूटिंग के लिए और लोग मेरे आगे पीछे दौड़ रहे होंगे। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, मेरा क्या नाम रे, नदी किनारे गाँव रे। और हाँ, बात चली है तो मैं आपको एक और किस्सा इसी से जुड़ा हुआ सुना देती हूँ। कुछ 2-3 साल बाद उनकी फिर से मुलाकात हुई, दूसरी मुलाकात मोतीलाल जी से, फिल्म असली नकली के सेट पर। इस टाइम तक देवानंद साहब अच्छा खासा उन्होंने अपना सेटअप जमा लिया था। उस फिल्म में देव साहब को लीड एक्टर के तौर पर रखा गया था और ध्यान दीजिएगा, और मोतीलाल जी ने इसमें कैमियो किया था। अब देव साहब को उस वक्त वो वापस पुराना दौर याद आ गया कि एक दिन ऐसा था जब मैं इस एक्टर के पीछे भाग रहा था और आज का वक्त है कि मैं लीड एक्टर हूँ और ये कैमियो कर रहा है। वक्त वक्त की बात है। खैर, ये तो बात पे बात आई तो मैंने आपको ये भी किस्सा सुना दिया। एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे। अब मैं आपको सुनाती हूँ कि देव साहब का टर्निंग पॉइंट क्या रहा, उन्हें फिल्म्स में एंट्री कैसे मिली, अब ये बताने वाली हूँ। बहरहाल स्ट्रगल का दौर चल रहा था, लेकिन भूखे तो इंसान रह नहीं सकता। खाने के लिए कुछ पैसे चाहिए थे और पैसों के लिए एक नौकरी चाहिए थी। अब देव साहब ने एक जगह अकाउंटेंट की नौकरी पकड़ ली। वहां उनकी सैलरी थी 85 रुपए, लेकिन जब दिल तो था फिल्मों में अटका हुआ तो नौकरी कहाँ रास आती भला। देव साहब ने सोचा कि अब भाई ये लोग बाहर निकालें इससे पहले कि हम खुद ही यहाँ से निकल लें, और देव साहब ने वो नौकरी छोड़ दी। फिर से स्ट्रगल का दौर शुरू हुआ। फिल्म्स में फिर भी कुछ नहीं हुआ तो अब उन्होंने दूसरी नौकरी पकड़ ली। अब ये नौकरी उनको मिली थी ब्रिटिश सेंसरशिप ऑफिस में। वहां उनकी तनख्वाह थी 120 रुपए। नौकरी करते करते मन तो ऊब रहा ही था, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। एक दिन लोकल ट्रेन में एक जानने वाले उनको मिल गए और उन्होंने उनसे पूछा, अरे देव, तुम कहाँ गायब रहते हो भाई, मैं तुम्हें कितने दिनों से ढूंढ रहा हूँ। अरे वो प्रभात स्टूडियो जानते हो ना, वहां पर किसी नए लड़के की तलाश है, तुम क्यों नहीं मिल लेते वहां जाकर। बस फिर क्या था, अगले दिन देव साहब प्रभात स्टूडियो के बाहर जाकर खड़े हो गए। वहां पर जाकर उन्होंने चौकीदार से कहा कि मुझे बाबूराव पाई से मिलना है। चौकीदार बोला, वो नहीं है यहाँ पर। अब देव साहब ने डिसाइड किया कि भाई मैं तो इंतजार करूंगा, और वो वहीं पर अपना डेरा जमाकर बैठ गए। कुछ समय बाद पाई जी वहां पर आ गए और अंदर जाने को हुए कि उनकी नजर देव साहब पर ठिठक गई। कुछ सेकंड्स के लिए उन्होंने उनको देखा और फिर वहां से वो अंदर चले गए। अंदर जाकर उन्होंने बेल बजाई और अपने चौकीदार को बुलाया। अरे सुनो, वो बाहर जो लड़का खड़ा है वो कौन है? तो चौकीदार बोला, सर ये आपसे मिलना चाहता है, बहुत देर से बाहर खड़ा हुआ है। तो पाई जी बोले, अच्छा ठीक है, अंदर भेजो। देव साहब अंदर पहुंच गए और उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन पाई जी को दिया। सर मेरा नाम देव है, मैं गुरदासपुर से आया हूँ और मैंने इंग्लिश लिटरेचर में बीए किया हुआ है। मैंने सुना है कि आप किसी नए चेहरे की तलाश में हैं और मैं भी दिखने में गुड लुकिंग हूँ, तो क्या आप मुझे ये मौका दे सकते हैं? ये हाजिर जवाबी, ये कॉन्फिडेंस पाई जी को पसंद आ गया। पाई जी ने कहा, कॉन्फिडेंस तुम्हारा पसंद आया मुझे। अच्छा एक काम करो, कल डायरेक्टर साहब यहाँ पर आएंगे और कल तुम आ जाना।
बस अगले दिन वापस देव साहब वहां पर पहुंच गए। वहां पर उनकी मुलाकात हुई पीएल संतोषी जी से। जी हाँ, जो राजकुमार संतोषी जी के पिता थे। पीएल संतोषी जी को भी उनके विचार, उनके भाव, उनकी पढ़ाई लिखाई काफी पसंद आई। अब उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, पुणे में ऑडिशन है और तुम एक काम करो, ऑडिशन के लिए वहां पर आ जाओ। और ऑडिशन के लिए टिकट संतोषी जी ने देव साहब की फर्स्ट क्लास में बुक करवा दी। फर्स्ट क्लास में ट्रेवल करने पर देव साहब की खुशी के ठिकाने नहीं थे। देव साहब जो पहली बार ट्रेवल कर रहे थे फर्स्ट क्लास में, अपने आप को किसी भगवान से कम नहीं समझ रहे थे। वो कहते हैं कि मैं उस टाइम पे बस ऐसे था कि बस मैं ही मैं हूँ दुनिया में। जिंदगी का साथ निभाता चला गया ये दिल, न होता बेचारा कदम। खैर, ऑडिशन देने के लिए देव साहब पुणे पहुंच जाते हैं। यहाँ पर ऑडिशन से जुड़ा एक और किस्सा मुझे याद आ रहा है जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ। सुनिएगा। एक बार हुआ यूं कि जब देव साहब का स्ट्रगलिंग पीरियड था तो उनके भाई चेतन आनंद, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, इप्टा से जुड़े हुए थे। तो इप्टा में एक प्ले के लिए ऑडिशन था और उसके लिए कुछ 10 लाइनें देव साहब को याद करनी थी। प्ले था जुबैदा, जिसके डायरेक्टर थे बलराज साहनी जी। देव साहब को वो 10 लाइन के डायलॉग्स दे दिए गए। रात भर की प्रैक्टिस के बाद सुबह भी देव साहब वो डायलॉग अच्छे से नहीं बोल पाए। वो कहते हैं ना कि जब किस्मत में कुछ और लिखा होता है तो ये काम कहाँ हो सकता था। बलराज साहनी जी को इस पर खींच आ गई। उन्होंने कहा कि ठीक है, छोड़ो, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम जाओ यहाँ से। और वो ही डायलॉग जब इस फिल्म का ऑडिशन था, उस टाइम पे उन्होंने वही 10 लाइन धारा प्रवाह तरीके से वहां पर टेक बोलते के साथ ही सुना दिया और उनका सिलेक्शन हो गया लीड एक्टर के तौर पर। फिल्म थी हम एक हैं, जो कि 1946 में आई थी। ये फिल्म ज्यादा कमाल नहीं कर पाई थी, लेकिन यहीं से उनके करियर को स्टार्ट मिल चुका था। अब करियर उनका अच्छे से चल रहा था। अन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। हम है राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए, दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो। वक्त आया 1948 का। 1948 में उस वक्त की बेहतरीन अदाकारा, सुपरस्टार, सिंगर, एक्टर सुरैया जी से मुलाकात हो गई देव साहब की। देव साहब को सुरैया जी के ऑपोजिट साइन किया गया। फिल्म थी विद्या। लाई खुशी की दुनिया, हंसती हुई जवानी, किनारे किनारे चले जाएंगे, जीवन की नैया को खेते हुए। हुआ यूं कि उनकी सुंदरता देखकर, उनकी ब्यूटी देखकर, उनका नेचर देखकर देव साहब उनकी तरफ पूरी तरीके से अट्रैक्ट हो चुके थे। और वो कहते हैं ना, पहली नजर का प्यार, वो शायद उनको हो चुका था। लेकिन सुरैया जी को अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। एक बार फिल्म की शूटिंग चल रही थी और सीन था कुछ नाव का। नाव पर शूटिंग होनी थी। उस दौरान वो नाव किसी तरीके से पलट गई, दुर्घटना हो गई और उस दुर्घटना में देव साहब ने सुरैया जी को बचा लिया था। और तब से सुरैया जी के मन में भी धीरे धीरे उनके लिए प्यार पनपने लगा था। झूम रही खुशियों की नाव, आज मन की तरंगों। कहते हैं कि देव साहब और सुरैया जैसा प्यार शायद ही किसी और का रहा होगा। कैसे परवान चढ़ा ये इश्क, क्या थे उनके प्यार के किस्से, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही खूबसूरत, जानने लायक बताऊंगी आपको, लेकिन अगले एपिसोड में। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको भले भी हम समझियो ना किसी से कम, हमारा नाम बनारस बाप।